ये सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला है आपका लैमार्किज्म, जो हम पढ़ने वाले हैं, लैमार्कवाद। लैमार्क का उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। दूसरा है हमारा यहाँ पर डार्विनवाद, यानी कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, की प्रकृति किसका चयन कर रही है, किसका चयन नहीं कर रही है। थर्ड हम पढ़ने वाले हैं ह्यूगो ड्यू ब्रीज का उत्परिवर्तन सिद्धांत, यानी कि म्यूटेशन थ्योरी, कि अचानक से कुछ जो है चेंजेस आ जाते हैं, रैंडम कुछ चेंजेस आ जाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। और इनकी ये थ्योरी किसने दी? डी ब्रीज ने दी। फिर अपन लास्ट में पढ़ने वाले हैं विकास का आधुनिक या फिर कृत्रिम सिद्धांत, जो कि अपने आर्टिफिशियल थ्योरी है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तैयार है आप लोग? चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लैमार्क का उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। ठीक है, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, कि हमने जो भी लक्षण इस जीवन में प्राप्त किए हैं वो अगली जनरेशन में जाएंगे। ये सिद्धांत किसने दिया? लैमार्क ने दिया। तो इनका प्रस्ताव क्या था? देखो भाई साहब, प्रस्ताव पढ़ो। पहला प्रस्ताव तो इन्होंने क्या कि आंतरिक जीवन शक्ति, यानी कि हम जो मन में सोचते हैं, जिस बारे में सोचते ही जा रहे हैं ना, वो हो जाता है। जैसे कि हमने आज मन में सोचा कि अरे भाई साहब मैं तो कुछ बन जाऊंगा, मैं बड़ा आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा बिना पढ़े लिखे, बस सोचते ही जा रहे हैं, अपनी मन में इस इच्छा शक्ति को जगाए जा रहे हैं, इसी से ही हम आईएएस बन जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि आंतरिक जीवन शक्ति जो है ना, यही हमारा क्या है? विकास है। कि हम सोचते गए और सोचा और ऐसा ही हुआ, सोचा और ऐसा ही हुआ, ऐसे तो भाई कोई कुछ काम ही नहीं करेगा। भाई ये थ्योरी तो बिल्कुल गलत हो गई ना। कोई काम करेगा इस चीज पे फिर कि आपको कोई चीज बनना है, कोई बड़े ऑफिसर बनना है, या फिर कोई मेडिकल उसमें जाना है कॉलेज में, या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, तो आप केवल अपने अंतर मन से सोचते ही चलो, काम करो मत, उसके लिए पढ़ो मत, तो अपने आप डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे। होगा ऐसा? नहीं ना। लेकिन लैमार्क साहब ने अपना ये प्रस्ताव दिया जो कि बिल्कुल ही गलत था। दूसरे बात की उन्होंने कि वातावरण की प्रभाव में नई जरूरतें, जो कि जहां तक थोड़ा बहुत ठीक था। क्या कि जैसे जैसे हम नए नए वातावरण में जाते हैं, हमारी जरूरतें उसी अकॉर्डिंग हो जाती है। अगर हम इस चीज को माने कि जैसे मान लो कि हम एक गांव में रह रहे हैं, गांव में बहुत ज्यादा कोई मोटर व्हीकल्स चलते नहीं है, कोई नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज नहीं होता, गांव में मतलब देसी तरीके से हम रहते हैं, एक नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर अपन रहते हैं। लेकिन वही गांव के बच्चे निकल के कहाँ जा रहे हैं? शहरों में जा रहे हैं। शहरों में शहरों की चकाचौंध देखते हैं, वहाँ का एक नया एनवायरनमेंट देखते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं भाई ये मेरी ज़रूरत है, तो मुझे ऐसे ढल जाना चाहिए। तुमने देखा होगा कि जैसे अपने घर वाले नहीं कहते कि बाहर जाके इसको तो हवा लग गई। हवा लगने का मतलब क्या है कि वो उस वातावरण के अकॉर्डिंग खुद को उसने क्या कर लिया है? सेटल कर लिया है। अब आपने देखा होगा कि जो नए नए बच्चे हैं गाँव से निकलते हैं, पहले बड़े शाय नेचर के होते हैं, उनका पहनावा भी साधारण सा सिंपल सा होता है। जैसे ही वो शहर में जाते हैं, शहर की तरह ही पहनावा होने लग जाता है, कि मतलब उनकी ज़रूरतें उसी अकॉर्डिंग, वातावरण के अकॉर्डिंग क्या होती जाती है? बदलती जाती है। तो ये सब क्या है? विकास आपका वातावरण का प्रभाव है और नई नई ज़रूरतें। जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बड़ी, चीज़ें जो है वो विकसित होती गई। और जहाँ तक ये थ्योरी जो है वो तो सही है कि हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदलते जाते हैं और हमारा इसी तरीके से विकास होता जाता है। तीसरा इन्होंने प्रस्ताव दिया अंगों का उपयोग व अनुपयोग। इन्होंने क्या कहा कि जिन अंगों को हम बहुत ज्यादा काम में लेते जाते हैं वो तो अपने विकसित होते हैं, लेकिन आपके जो अंग काम में नहीं आते वो आपके विकसित नहीं होते, वो लुप्त हो जाते हैं, ये यूं ही पड़े रहते हैं। और ये बात भी उनकी कहीं ना कहीं सही थी, क्योंकि अपन इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? अवशेषीय अंग दे सकते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। मैंने क्या कहा? मैंने आपको बताया था ना वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में कि कुछ ऐसे अंग हमारे शरीर के अंदर मौजूद होते हैं जिनका कोई काम नहीं है, वो विकसित है लेकिन उनका कोई काम नहीं है, बस वो पड़े हुए हैं हमारे शरीर के अंदर। जैसे अपना अपेंडिक्स हो गया, थर्ड मोलर हो गया, यानी कि तीसरा चवर्णक हो गया, अक्कल डार्ट जिसे अपन कहते हैं,
जो मेल है उसके अंदर निपल्स हो गए और आपके बॉडी के ऊपर रोम या फिर बाल हो गए। तो ये सब क्या है, अपने अवशेषी अंगीय। जिन चीजों को हम ज्यादा यूज में लेते हैं वो ज्यादा विकसित होती जाती है और जिनको उपयोग में नहीं लेते वो कम विकसित रह जाती है, यानी कि वो लुप्त हो जाती है, बस पड़ी रहती है। तो ये बात भी कहीं ना कहीं इनकी सही थी। फिर चौथा उन्होंने क्या कहा, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, कि हम अपनी लाइफ में जिन भी कैरेक्टर्स को, जिन भी लक्षणों को उपार्जित करते हैं वो अगली पीढ़ी तक जाते हैं। जैसे कि मैंने मान लो कि मुझे डांस करने का शौक है। अब डांस करने का शौक जरूरी नहीं है ना कि मेरे मम्मी पापा से आया हो, ये तो मेरा खुद का शौक है। मान लो कि मुझे नाचना बहुत अच्छा लगता है, डांस करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने डांस करना सीख लिया। ये क्या हुआ, ये मेरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं आया, ये मैंने खुद ने अपनी लाइफ में एक्वायर किया है अपने सराउंडिंग से। तो ऐसे जो लक्षण होते हैं, क्या जरूरी थोड़ी है कि मुझे डांस करना पसंद है तो मेरे आने वाले जो बच्चे होंगे उनको भी डांस करना पसंद होगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो इन्होंने कहा कि जो उपार्जित लक्षण होते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते हैं। लेकिन ये चीज इतनी सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है लक्षण अगली पीढ़ी में जाए, हो सकता है नहीं जाए। उपार्जित लक्षण तो क्या होते हैं, जो हम अपने मन से हमारी लाइफ में एक्वायर करते हैं। आई नहीं आई बात समझ में? तो ये सारे प्रस्ताव दिए किसने, लेमार्क साहब ने। आगे देखिए, यहाँ पर इन्होंने एक थ्योरी दिया। आपने देखा होगा कि इन्होंने एक, अक्सर जब भी लेमार्क साहब का नाम आता है ना तो ये जिराफ की फोटो जरूर देखने को मिल जाती है। जिराफ की गर्दन के बारे में इन्होंने जो है एक अपना प्रस्ताव दिया कि भाई देखो क्या होता है, जिराफ है, पहले के जमाने में जिराफ की गर्दन छोटी हुआ करती थी, लेकिन अब जिराफ के साथ बहुत सारे जानवर भी वहां साथ साथ में रहते थे। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी एक जगह पे केवल जिराफ है तो केवल जिराफ ही होंगे, नहीं, वहां पर जिराफ भी है, बहुत सारे और जो है जीव जंतु भी हैं। अब वो नीचे जो घास उग रही है उसको खा रहे हैं, नीचे जो घास उग रही है उसको खाए जा रहे हैं। अब जब कंपटीशन बढ़ा, यानी कि बहुत सारी स्पीशीज वहां पर है, उनके बीच में कंपटीशन हुआ खाने को लेके, सबको भाई पहले अपना पेट भरना है। जब कंपटीशन हुआ तो जिराफ ने देखा कि भाई नीचे के जो पेड़ पौधे हैं वो तो खत्म होते जा रहे हैं, अगर हम इन्हीं के भरोसे रह गए तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। भाई प्रकृति भी तो उन्हीं को चुनेगी जो इसमें सरवाइव कर सकती है। अगर हम इसमें सरवाइव नहीं करें कंपटीशन के अंदर तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारी तो स्पीशी यही नष्ट हो जाएगी। तो इन जिराफ ने क्या किया कि नीचे के पेड़ पौधों को छोड़ के जो ऊपर की डालियां हैं उनको खाना चालू कर दिया। जब नीचे के पेड़ पौधे खत्म हुए तो और जीव जंतु तो भाई देखते रह गए कि अब क्या करें। उन्होंने इसीलिए पहले ही क्या किया कि ऊपर जो पेड़ पे डालियां उगती थी उनको खाना चालू कर दिया। अब उनको खाने के लिए उनको अपनी गर्दन को उठाना पड़ा। जैसे जैसे उन्होंने अपनी गर्दन ऊपर उठाई तो उनकी गर्दन क्या होती गई, लंबी होती गई। तो ये एक जो क्रमिक विकास है वो यहाँ पर होता गया। ये चीज किसने बताई, लेमार्क साहब ने, कि पहले जिराफ की गर्दन इतनी लंबी नहीं हुआ करती थी जितनी लंबी आज के जमाने में होती है। और अगर ये उपार्जित लक्षणों की वंशागति नहीं है तो क्यों भाई पहले के जिराफों की छोटी गर्दन फिर बड़ी हुई, तो अब क्यों सारे जिराफों की गर्दन बड़ी होती है, ये बताओ मुझे। तो ये जो है जिराफ की गर्दन वाला जो एक एक्सपेरिमेंट था, या फिर हम कह सकते हैं एक उदाहरण, वो किसने दिया, लेमार्क साहब ने दिया। इसे अपन क्या कहते हैं, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का नियम, या फिर आपके क्या कहा जाता है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलिए आगे देखिए। लेकिन अब तुम्हें पता है कि लेमार्कवाद की आलोचना तो होगी ही होगी। भाई उसने इतने सारे ऐसे ऐसे प्रस्ताव दिए कि तुम अपनी आंतरिक मन की शक्ति से ही ये सब चीजें जो है वो प्राप्त कर सकते हो, तुम्हारा विकास हो जाएगा और तुम अपने अंगों का उपयोग करोगे, अनुपयोग करोगे, यानी कि उनका उपयोग नहीं करोगे तो आपका विकास हो जाएगा उन अंगों का जिनका आप यूज कर रहे हो। यानी कि बहुत तरीके की चीजें उन्होंने बताई। ठीक है, अब कोई आदमी काम करे, ऐसा तो है नहीं कि दूसरा उसमें आके उंगली ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, अपने इंडिया के अंदर तो कतई नहीं हो सकता। अब देखो, लेमार्कवाद की आलोचना करने वाले के लिए बहुत बहुत सारी चीजें उन्होंने देखी।
उनमें से पहले आए आपके मेंडल साहब और बीजमैन साहब। इन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये जो आप कह रहे हो ना कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस हो रहा है अगली जनरेशन में, ऐसा नहीं होता। आपके जब किसी गैमेटिक सेल के अंदर चेंजेस होते हैं, किसी जनन कोशिका के अंदर चेंजेस होते हैं, आपके किसी ऐसी कोशिका के अंदर चेंजेस होते हैं, तो वो अगली जनरेशन के अंदर जाते हैं। ऐसे तुमने अपनी लाइफ में एक्वायर किए वो कैरेक्टर अगली जनरेशन में नहीं जाते। तो मेंडल साहब ने तो इनको यही गलत सिद्ध कर दिया कि भाई तू क्या बात कर रहा है ये फालतू की, क्यों उपार्जित लक्षण जा रहे हैं, फिर उनका क्या, जो गैमेटिक सेल्स में चेंजेस हो रहे हैं यही चेंजेस जो है अगली जनरेशन में पास ऑन होते हैं। फिर इसके बाद कि अगर तुम ये कह रहे हो कि जो कैरेक्टर एक जनरेशन में आ गया वो दूसरी जनरेशन में जाता है, तो कुछ ऐसी एक जातियां हैं, जैसे मुस्लिम जाति है, उसमें क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसकी जो पीनिस है उसकी फोर स्किन हटवा दी जाती है। तो जब हर जनरेशन में ये फोर स्किन हटवा दी जाती है लड़कों के पीनिस के ऊपर से, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में आनी नहीं चाहिए ना फिर, लेकिन वो तो फिर वही आती है फोर स्किन, और फिर जो है उस फोर स्किन को हटाया जाता है। अगर ऐसा ही होता कि भाई इस तरीके से जा रही है, तो ये जो नोबेल पुरस्कार है विजेता की मंद संतानें क्यों पैदा होती है? एक मम्मी पापा है जिनको तो भाई साहब नोबेल प्राइज मिल रहा है, दूसरी औलाद है बिल्कुल कतई एकदम ढेर कर रखे जिसने। तो अगर ऐसा होता तो एक पहलवान का बच्चा पहलवान ही होता, एक टीचर का बच्चा एक टीचर ही होता, और आपके जो नोबेल प्राइज वाले लोग हैं यानी कि इंटेलिजेंट लोग हैं उनके बच्चे इंटेलिजेंट ही होते। पहलवानों की शक्तिशाली मांसपेशियां हैं तो उनके बच्चे भी ऐसे ही होते। चीनी महिलाओं के बच्चों के सामान्य पैर जो लोहे के जूते पहनती है, अपने पैर छोटे रखने के लिए वो लोहे के जूते पहनती है। अगर ऐसा होता कि एक जनरेशन के पैर छोटे हो गए तो फिर आगे के भी होते जाते ना वो तो, लेकिन नहीं, नई जनरेशन जो भी आती है उनको तो लोहे के जूते पहनने पड़ते हैं अपने पैर छोटे रखने के लिए। तो इसे क्या कहा, ये हुई लैमार्कवाद की आलोचना कि भाई ये सारे एग्जाम्पल कैसे बताओगे तुम, जब तुम कह रहे हो उपार्जित लक्षणों की वंशागति, तो इन सब चीजों को तो जस्टिफाई करो। आई कैन यही बात समझ में? चलिए आगे देखिए, दूसरा अपन यहां पर देखते हैं। पहला तो अपन ने देख लिया लैमार्कवाद, लैमार्किज्म। यहां पर अपन अब बात करते हैं डार्विनवाद की। किसकी? डार्विनवाद की यहां पर बात करते हैं, डार्विनिज्म। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की प्रकृति जो है हमारा सिलेक्शन करती है। जैसे आपके एग्जाम में आप जिस हिसाब से नंबर लिख के आते हो, जिस हिसाब से ऑप्शन लगा के आते हो, वैसे एग्जामिनर सेलेक्ट करता है कि किसको बढ़िया नंबर मिलने चाहिए। ऐसे ही आपकी नेचर भी आपको सेलेक्ट करती है। ये थ्योरी किसने दी? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया आपके डार्विन ने। इसको कहा जाता है डार्विनवाद। देखो, थॉमस रॉबर्ट माल्थस जनसंख्या के सिद्धांतों पर एक विशेष निबंध जिसने मानव जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया। मानव जनसंख्या वृद्धि क्या है? मानव जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत ये कहता है कि भाई ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जाती है। अब संसाधन जो है वो अपने इस तरीके के उपलब्ध है। क्या है? संसाधन उपलब्ध है अपनी प्रकृति के अंदर जिनका मनुष्य यूज करता है। अब ये जो पॉपुलेशन है वो तो इस तरीके से बढ़ रही है। किसने कहा ये वाली बात की? थॉमस रॉबर्ट साहब ने, कि जो जनसंख्या है वो तो बढ़ती जा रही है लेकिन संसाधन जो है वो तो सीमित ही है। संसाधन तो क्या है? सीमित ही है। अब भाई संसाधन सीमित है, जनसंख्या ज्यादा हो रही है, तो इनके बीच में क्या होता है? कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, नहीं होती है? जैसे मान लो कि आपके घर में कोई फ्रूट है या फिर कोई भी खाने की चीज है, आप हो 4-5 भाई बहन, तो आपके बीच में संसाधन तो लिमिटेड है, वो एक ही फ्रूट है, खाने वाले आप 4-5 लोग हो, तो आपके बीच में क्या होता है? कंपटीशन होता है। अब जो ज्यादा मुक्के मार पाता है वो इस चीज को खा पा जाता है। होता नहीं होता है? यानी कि वो सरवाइव कर गया वहां पर, उसकी प्रकृति ने उसको सेलेक्ट कर लिया। तो ये क्या है? अपना मानव जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत है। देखिए यहां पर कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है वो क्या कहता है? हर पीढ़ी में जीव अगली पीढ़ी में ज्यादा संतानें उत्पन्न करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक कपल है, वो एक कपल
कपल तो एक ही है, लेकिन अब वो 2 संतानें उत्पन्न कर रहा है, 2 से 4, 4 से हो सकता है और ज्यादा। पहले के जमाने में तुम्हें पता है कितनी सारी संतानें उत्पन्न होती थी, जरूरी थोड़ी था कि पहले के जमाने में 1 या 2 ही संतानें करते थे, लोग भाई 8-8, 10-10 संतानें पैदा कर लेते थे। तो आपके इन्होंने क्या कहा कि हर पीढ़ी में जीव जो है वो अगली पीढ़ी, हर पीढ़ी में जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाते हैं, जनरेशन जब आगे जाती है तो जनसंख्या, जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाती है, जनसंख्या का आकार नहीं बढ़ता है। अब देखो हर एक कपल ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन जनसंख्या का आकार जो है वो बढ़ ही नहीं रहा, जनसंख्या का जो आकार है ना वो निश्चित ही रह रहा है। अब ये कैसे निश्चित रह रहा है ये बताओ। जब 2 लोग 4 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो जनसंख्या क्यों नहीं बढ़ रही है? जनसंख्या तो बढ़नी चाहिए ना, लेकिन जनसंख्या इसलिए नहीं बढ़ती, उसका आकार जो है वो निश्चित इसलिए रहता है कि जब जनसंख्या बढ़ रही है तब संसाधन तो क्या है? सीमित है। संसाधन क्या है? सीमित है। उन सीमित संसाधनों के लिए उन लोगों के बीच में क्या होता है? कंपटीशन, यानी कि उस जनसंख्या के लोगों के बीच में होती है प्रतिस्पर्धा। जब उनके बीच में कंपटीशन हुआ तो भाई कौन जीता? जो मजबूत होगा, जो स्ट्रांग होगा, जो ताकतवर होगा वही जीतेगा। तो इस तरीके से वो उस प्रकृति के अंदर सरवाइव कर जाएगा। तो जनसंख्या में विविधता देखने को मिलती है। भाई प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत क्या कहता है कि जनसंख्या में अपन को विविधता देखने को मिलती है, वेरिएशंस मिलती है। सब अपने अलग अलग होते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि सब एक जैसे दिखते हैं। किसी के अंदर कोई कैरेक्टर है, किसी के अंदर कोई कैरेक्टर है, कोई स्पीशी कैसी है, कोई स्पीशी कैसी है। तो अपन को एक पॉपुलेशन के अंदर विविधता तो देखने को मिलती है, वेरिएशंस। विविधताओं का अगली पीढ़ी में स्थानांतरण होता है, यानी कि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जो वेरिएशंस है वो अपने को नजर आती है। अब ये विविधताओं का अगली पीढ़ी में स्थानांतरण कैसे होता है कि आपका कोई भी जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवंशिक पदार्थ, वही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, तो उसमें चेंजेस होते हैं, वो ही अगली पीढ़ी में आपके क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। ये क्या है? आपके थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है। आगे देखिए, ये तो हुआ नेचुरल सिलेक्शन कि प्रकृति उनका चुनाव करती है जो उस वातावरण के अनुकूल हो जाए। प्रकृति उनका चुनाव करती है जो उस वातावरण के अनुकूल हो। अब प्राकृतिक वर्ण और आपके आर्टिफिशियल सिलेक्शन यानी कि कृत्रिम वर्ण में अंतर क्या है? प्राकृतिक वर्ण का मतलब हुआ कि प्रकृति ने चयन किया, कृत्रिम वर्ण का मतलब है कि हमने चयन किया। कैसे? अब देखो भाई, आपको पता है कि आपको जैसे वांछित लक्षण किसी प्लांट के अंदर चाहिए तो आप उन 2 स्पीशी के बीच में क्रॉस करवा दोगे और तीसरी स्पीशी के बीच में जो है उन कैरेक्टर को ले आओगे नहीं ले आओगे? जैसे मेंडल को आप एक लेके देखिए, मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने अपने वांछित लक्षणों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग टाइप के मटर के जो प्लांट्स थे उनके बीच में क्रॉस कराया, फिर उनको अलग अलग चीजें देखने को मिली। ऐसे ही जैसे मान लीजिए गधे और घोड़े का क्या कराते हैं? गधे घोड़े का क्रॉस कराते हैं तो आपके क्या पैदा कर लेते हैं? खच्चर पैदा कर लेते हैं। तो ये हमारा वांछित लक्षण ही तो हुआ ना खच्चर, क्योंकि हमारी मर्जी पड़ी जब हमने इनको क्रॉस करा के खच्चर पैदा कर लिया। तो कृत्रिम आर्टिफिशियल वर्ण क्या होता है कि भाई जब हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, तो क्यों प्रकृति क्यों नहीं कर सकती? प्रकृति तो कितनी बड़ी चीज है ना, प्रकृति तो आराम से किसी भी चीज को सेलेक्ट कर सकती है जो उसका मन पड़ेगा। जब हम कर सकते हैं, जब हम इस चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैं तो कुर्ते के नीचे जीन्स पहनूंगी कि मैं कुर्ते के नीचे पजामी पहनूंगी, तो प्रकृति क्यों नहीं कर सकती कि इसको जो है प्रकृति में रखना चाहिए, इसको नहीं रखना चाहिए? तो ये क्या है? आपका प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है। आई बात समझ में? चलिए देखिए, अब अपन बात करते हैं तीसरे सिद्धांत की। 2 हो गए हैं अपने, एक हो गया डार्विन वाला और एक हो गया आपका लेमार्क वाला। तीसरी अपन बात करते हैं ह्यूगो डी व्रीज के उत्परिवर्तन सिद्धांत की, यानी कि म्यूटेशन थ्योरी की। उत्परिवर्तन को क्या कहा जाता है? म्यूटेशन कहा जाता है। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी जीव के जीनों में अचानक से परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन म्यूटेशन कहलाता है।
देखिए, म्यूटेशन का अर्थ है जीव संख्या में सहसा आने वाले बड़े बड़े परिवर्तन, अचानक होने वाले। अब ये जो परिवर्तन होते हैं ना, इस पॉपुलेशन के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, ये जो परिवर्तन होते हैं वो रैंडम होते हैं एकदम। कैसे? एकदम रैंडम होते हैं, तीव्र होते हैं। कैसे? रैंडम होंगे, एकदम अचानक होंगे, एकदम तीव्र होंगे। जैसे अभी डार्विन ने और लेमार्क ने क्या कहा कि ये जो विकास है ना वो क्रमिक है, एक स्टेज आएगी, स्टेज आएगी, स्टेज आएगी, यानी कि इस तरीके से जाएगा। इसने क्या कहा, डिवरी सावड़े, की ऐसा कुछ नहीं है, इस तरीके से जाएगा, फट से ही हो जाएगा एकदम। इन्होंने कहा कि ये जो परिवर्तन होते हैं ना, ये रैंडम होते हैं और ये दिशाहीन होते हैं। कैसे? ये कैसे होते हैं? दिशाहीन, यानी कि डायरेक्शन लेस होते हैं। ऐसे ऐसे हो गया भाई, कोई हम नहीं कह रहे कि इससे यही विकास हुआ, कैसे भी किसी भी डायरेक्शन में इवोल्यूशन होता गया, एकदम अचानक परिवर्तन आए और ये सारा विकास जो है वो चलता गया। देखिए यहाँ पर इनका मत था कि बड़े से उत्परिवर्तन ही विकास के कारण है, न कि छोटी छोटी विविधताएं जिन पर डार्विन ने बल दिया। डार्विन ने क्या कहा कि भाई धीरे धीरे क्रमिक विकास होता है, लेकिन इन्होंने क्या कि बड़ी पॉपुलेशन के अंदर एकदम से विकास होता है। उत्परिवर्तन यादृच्छिक और दिशाहीन होते हैं, जबकि डार्विन की विविधताएं छोटी छोटी और दिशावान होती है। तो ये जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत है डिवरीज साहब ने दिया। इन्होंने कहा कि भाई रैंडम उत्परिवर्तन होते हैं, एकदम एकदम धांसू तरीके से अचानक। डार्विन के लिए विकास क्रमबद्ध होता है, जबकि डिवरीज के अनुसार उत्परिवर्तन ही प्रजाति की उत्पत्ति का कारण है कि अचानक से कोई चेंजेस आए और अचानक से ही एक जो स्पीशी है वो डेवलप हो गई। इन्होंने इसे सॉल्टेशन या विशाल उत्परिवर्तन का बड़ा कदम बताया। क्या नाम दिया इसको? सॉल्टेशन बताया। आई कैन ये बात समझ में? ये हुए यहाँ पे आपके 3। आगे देखिए, चौथा अपना पढ़ते हैं विकास का आधुनिक या कृत्रिम सिद्धांत। इसको अपन क्या कहते हैं? न्यू डार्विनिज्म भी कहा जाता है। क्या? न्यू डार्विनिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, नया डार्विनवाद। डार्विन व ह्यूगो डी व्रीज के सिद्धांतों से मिलकर ये क्या हुआ है? निर्मित हुआ है। इसीलिए अपन इसको कहते हैं आधुनिक सिद्धांत। देखो भाई, निम्न परिणामों के कारण विकास हुआ कि इन चीजों की वजह से ये जो अपना इवोल्यूशन है वो हुआ है। जनसंख्या में आनुवंशिक विविधताएं। देखो, अपनी कोई एक पॉपुलेशन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक कोई पॉपुलेशन है, बहुत सारे लोग इसके अंदर रह रहे हैं। आपको पता है तरह तरह के लोग रहते हैं, सब में वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं। अब ये जो वेरिएशन होते हैं, ये इनके जेनेटिक मटेरियल में परिवर्तन जो रहता है एक दूसरे से ये भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे इनका डीएनए हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल प्लांट्स है उनके अंदर आरएनए होता है, या आपके वायरसेस है उनमें आरएनए होता है। यानी कि अलग अलग जो स्पीशीज होती हैं उनके अंदर आनुवंशिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए आपके यानी कि एक स्पीशी है, इसके मान लीजिए एक कोई कपल है, मान लो ऐसे मान लो एक कोई कपल है, उसके 4-5 बच्चे हुए, वो चारों पांचों अलग अलग होते हैं। ठीक है, उनमें अलग अलग वेराइटीज देखने को मिल जाती हैं। आपकी दूसरी स्पीशी है, उनमें अलग अलग वैरायटी देखने को मिल जाती है। तो ये क्या कहा जाता है कि जनसंख्या में आनुवंशिक विविधताएं होती हैं, जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं, इसकी वजह से क्या होता है? विकास होता है। बात सही है भाई। यहाँ पर दूसरा क्या कहा? आइसोलेशन कहा। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो कि इसमें एक यहाँ पर मान लीजिए कि ये कोई पॉपुलेशन है, इसको इस चीज से समझो आइसोलेशन को। जैसे ये कोई एक क्या है, आपकी पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन में बहुत सारे ये जो जीव है ना, ये प्रजाति हैं, स्पीशीज हैं, इंडिविजुअल्स, आप कुछ भी कह लो, ये रह रहे हैं। ठीक है, अब मान लो कि ये जो पिंक वाली स्पीशीज है ना, पिंक वाले इंडिविजुअल्स है, इनको मैंने क्या कर लिया? अलग से आइसोलेट करके रख दिया। मैंने क्या कर लिया? इनको अलग से आइसोलेट कर लिया, इनको बिल्कुल अलग कर दिया। जैसे मान लो कि एक कोई बगीचा है, उस बगीचे के अंदर आपके रेड कलर के रोजेस भी हैं, पिंक कलर के रोजेस भी हैं, आपके येलो कलर के रोजेस भी हैं। जब ये आपस में क्रॉस करते हैं तो आपको और तरीके के मिल जाते हैं।
ठीक है। लेकिन अब आपने क्या किया, उस वाले रोज वाले गार्डन में से पिंक वाले जो रोजेज हैं उनको अलग से आइसोलेट कर लिया, उनका क्या कर लिया, अलगाव कर लिया। जैसे अपन ने कोरोना के टाइम पे एक वर्ड सुना था ना, आइसोलेशन, कि जिसको कोरोना है वो खुद को क्या कर ले, आइसोलेट कर ले, यानी कि सबसे अलग हो जाए। तो ये क्या हुआ, आपका एक विकास का चरण हो सकता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था, वंशागति। जो आपके कैरेक्टर्स हैं, इनहेरिटेंस, यानी कि आपके जो कैरेक्टर्स है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं। किसी मम्मी पापा के अंदर कोई कैरेक्टर है, जैसे कि उनके बालों का कलर है, या फिर उनकी आईज का कलर है, या फिर उसकी नोज का शेप है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उनकी क्या हो रही है, वंशागति हो रही है। ये भी विकास का वो क्या हो सकता है, एक चरण हो सकता है भाई। विकास ऐसे हुआ हो सकता है ना भाई, कि आपके जो वंशागति है, कैरेक्टर्स है, अब ये कैरेक्टर्स कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो जो जीन्स है आपके, वही तो क्या करते हैं, इन कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाने का काम करते हैं। तो ये हुआ। चौथा है आपका प्राकृतिक वर्ण, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन। प्रकृति चयन करती है कि भाई हाँ भाई इसका चयन कर लेते हैं, ये इस प्रकृति में सरवाइव करने लायक है, इसका कर लेते हैं, इसका नहीं करते भाई, यानी कि जो फिट है वो सरवाइव कर जाएगा, जो फिट नहीं है वो सरवाइव नहीं करेगा। तो प्राकृतिक वर्ण इसका क्या हो सकता है, कारण। और ये क्या है, एक आपका स्पेसिएशन, यानी कि प्रजातिकरण। तो ये सब क्या है, इन सभी की वजह से आपका क्या हुआ है, विकास हुआ है, यानी कि इवोल्यूशन हुआ है। इसे अपन क्या कहते हैं, आधुनिक सिद्धांत कहा जाता है। आई कि नहीं आई बात समझ में। आगे देखिए यहाँ पर आनुवंशिक विविधताओं के कारण क्या है, कि आपको जेनेटिक वेरिएशंस देखने को क्यों मिलती हैं। देखो जेनेटिक वेरिएशंस देखने को क्यों मिलती है, कि लोग अलग अलग क्यों देखते हैं। पहला है आपका उत्परिवर्तन, जिसे अपन क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहा जाता है। तो म्यूटेशन में क्या होता है, कि जैसे आपका ये क्या है, एक डीएनए खंड है, इस डीएनए में कोई चेंजेस हो जाते हैं, डीएनए में परिवर्तन हो जाते हैं। मान लो कि यहाँ पर कोई भी आपके जो आपके यहाँ पर लगे रहते हैं ना नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस होता है ना, प्यूरिन पिरिमिडीन, जो इस डीएनए में लगे रहते हैं, उनमें कोई चेंजेस हो जाए तो उसको अपन क्या कहेंगे, उत्परिवर्तन ही कहेंगे। अब यहाँ पे डीएनए में कोई चेंजेस होगा तो नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर मूव ऑन तो करेगा ही ना, अगली पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर तो होगा ही। तो ये आनुवंशिक विविधता का कारण हुआ कि नहीं हुआ, उत्परिवर्तन। आई बात समझ में। दूसरा देखो जीन पुनर्संयोजन, यानी कि अपन इसको कहते हैं जीन रिकॉम्बिनेशन। जीन रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, आपको पता है कि हमारे अंदर जो एक युग्मनज बनता है, एक जो जायगोट बनता है, वो कैसे बनेगा, जायगोट बनेगा, एक आपकी जो मेल गैमीट होता है और एक फीमेल गैमीट होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, तभी तो जाके आपके एक युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है। तो एक मेल के जीन्स हुए और एक फीमेल के जीन हुए, इन दोनों का आपस में संयोजन हुआ, तब जाके एक युग्मनज के अंदर एक जो नया बच्चा बनेगा, उसके अंदर कुछ नए कैरेक्टर्स आएंगे, यानी कि आनुवंशिक विविधता आएगी, नहीं आएगी। तो ये जीन पुनर्संयोजन आपके क्या हुआ, एक आनुवंशिक विविधता का कारण हुआ। तीसरा देखो जीन प्रवास या जीन प्रवाह, जिसे अपन क्या कहते हैं, जीन फ्लो कहते हैं। ये जो जीन्स है वो आपके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, जाते नहीं जाते। तो ये आपके आनुवंशिक विविधता का कारण हुआ, क्योंकि कोई कैरेक्टर माता पिता से आपके जीन ही तो लेकर जाएंगे ना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो किसी कैरेक्टर को कोई सा जीन लेके गया, किसी में किसी कैरेक्टर को कोई सा जीन लेके गया, तो इससे आनुवंशिक विविधता आई या नहीं आई, आई ना भाई। फिर देखिए आनुवंशिक विचलन या फिर आनुवंशिक अपवाद, जिसे अपन क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। ये जो आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है ना बच्चे, ये बहुत एक स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर होता है। क्या है, स्मॉल पॉपुलेशन में होता है, एक छोटी जनसंख्या के अंदर। ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके आनुवंशिक विविधता के रीजंस होते हैं, कि इस वजह से हम सब जो है एक दूसरे से अलग अलग हैं और इस तरीके से हमारा विकास हुआ है। आई कि नहीं आई बात समझ में।
आगे देखिए यहाँ पर, जैसे कि हम ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है इसमें हम दो इफेक्ट पढ़ते हैं, एक तो होता है बोटल इफेक्ट और दूसरा है एक आपका कौन सा, फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर अपन इस फाउंडर इफेक्ट को देखते हैं। देखो फाउंडर इफेक्ट में अपन क्या देखते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पॉपुलेशन है, ठीक है, यहाँ पर एक कोई पॉपुलेशन है, बहुत तरह तरह के जीव जो है इस पॉपुलेशन के अंदर रह रहे हैं। अब इस पॉपुलेशन में ये वाले जो लोग हैं ना, ये उठ के कहीं दूसरी जगह चले गए। मान लो कि तुम भारत में रहते हो, भारत में से ये पूरी जनता है, भारत में रहने वाले अलग अलग लोग हैं, जैसे पंजाब के अंदर मान लो, या फिर तुम किसी जयपुर के अंदर मान लो, कहीं मान लो, राजस्थान में मान लो, ठीक है, राजस्थान के लोग हैं, ठीक है, वो रह रहे हैं। अब यहाँ से राजस्थान के कुछ लोग उठ के इस दूसरे देश में चले गए या दूसरी किसी अन्य स्टेट में चले गए। तो जब ये अन्य स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पर ये जो ज़्यादा, ये वाली जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, ये वाली क्या है, केवल इतनी सी रह गई। तो इसको अपन क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है फाउंडर इफेक्ट कहा जाता है, कि वहां पर एक स्पीशीज जो है वो ज्यादा हो गई। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब है स्मॉल पॉपुलेशन, तो ये क्या है आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी कि स्मॉल पॉपुलेशन। आई कि नहीं आई बात समझ में? चलिए देखिए आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं प्राकृतिक सिलेक्शन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वरण की। ये जो नेचुरल सिलेक्शन होता है ना, ये आपका 3 टाइप का होता है, यानी कि प्रकृति किन किन का चयन करेगी, किस किस टाइप से करेगी। पहला है अपना स्थिर, पहला क्या है, स्टेबलाइजिंग यानी कि स्थिर, दूसरा है डायरेक्शनल यानी कि दिशात्मक, और तीसरा है आपका विविधीकरण या फिर विदारक। तीनों को कैसे समझेंगे, देखिए स्थिर, सबसे पहले बात करते हैं स्टेबलाइजिंग की यानी कि स्थिर वाले की। तुम मानो कि तुम ना किसी गांव में पढ़ते हो, किसी स्कूल में पढ़ते हो या किसी कोचिंग में पढ़ते हो, ठीक है, उस कोचिंग में कुछ बच्चे हैं जो आपके 10-20 नंबर लाते हैं 100 में से, कुछ बच्चे हैं जो नंबर लाते हैं 90 से 100, लेकिन मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो कि नंबर लाते हैं 70 के आसपास, 70, 80 या 60, 70 ऐसे नंबर लाते हैं। ज़्यादा बच्चे कौन से हैं जो 60, 70, 80 नंबर लाते हैं, यानी कि आपका जो औसत वैल्यू है, इसमें मीन वैल्यू है, वो क्या होती है, ज्यादा होती है, तो उसको अपन कहते हैं स्थिर। दूसरा आपका होता है दिशात्मक। दिशात्मक में क्या होगा, जैसे मान लो कि जो बच्चे ज्यादा नंबर लाते हैं उनका एक सेपरेट बैच बना दिया, ठीक है, सेपरेट बैच बना के उन बच्चों पे ध्यान दिए जा रहे, यानी कि इसका जो पीक है वो कहाँ मुड़ जाएगा, एक डायरेक्शन में चला जाएगा, उसको कहते हैं दिशात्मक, कि केवल इंटेलिजेंट बच्चों पे ध्यान दिया जा रहा है। एक होता है आपका विविधीकरण या विदारक, जिसमें क्या होगा कि भाई 2 बैच बनाए, एक में तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट वाले और एक में कतई बिल्कुल ढुस वाले। बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट वालों के लिए क्या किया गया, एकदम एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई गई कि भाई तुम तो IIT सेलेक्ट हो जाओ, तुम नीट सेलेक्ट हो जाओ, और एक जो लोएस्ट वाला बैच बनाया गया उसमें उन बच्चों को और मेहनत कराई गई कि भाई तुम पास तो हो जाओ, नीट और वो तो देख लेंगे, तुम पास हो जाओ। तो इसको अपन क्या कहते हैं, विविधीकरण। इसका जो ग्राफ है वो आपकी बुक के अंदर दिया गया है, देखो ये क्या है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा पसंद फिनोटाइप, यानी कि किनको सेलेक्ट किया जाता है। पहला है आपका स्टेबलाइजिंग, स्थिर वाला, जिसमें आपकी मीन वैल्यू जो है वो बढ़ती है, यानी कि जो औसत नंबर लाने वाले बच्चे हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, उन्हीं का जो ग्राफ है ऊपर जाता है, तो शिखर ऊंचा और संकरा होता जाता है। दूसरा आपका है दिशात्मक, डायरेक्शनल, तो इसमें क्या होगा कि भाई जो ज्यादा इंटेलिजेंट है ना उन्हीं पे ध्यान दिया जा रहा है, उन्हीं का सिलेक्शन किया जा रहा है केवल, तो आपका जो शिखर है वो एक दिशा को सरकता है, यानी कि केवल इधर ही चला जा रहा है ये, ठीक है। तीसरा है कि भाई कोई बात नहीं, तुम पढ़ने में कमजोर हो, तुम्हें पास हम कराएंगे, यानी कि उनका भी प्रकृति सिलेक्शन करी और उनका भी जो एकदम इंटेलिजेंट है नीट के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, इन सब के लिए। तो यानी कि 2 शिखर रूप बनते हैं, ये कमजोर वालों का और ये इंटेलिजेंट वालों का। तो इस तरीके से प्रकृति जो है वो क्या करती है, सेलेक्ट करती है, और यहाँ पर अपना ये कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर आपको ये नेचुरल सिलेक्शन समझ में आया नहीं आया?
ठीक है। इस नेचुरल सिलेक्शन का एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपकी बुक में दिया हुआ है। ये क्या है, आपकी मौत है। ये क्या है, मौत है। अब ये जो मौतों का डायग्राम दिखाया गया है किसके अंदर, आपकी बुक के अंदर, इसको समझिए कि भाई आपके ये इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का एक एग्जाम्पल है कि पहले जो है मौत वाइट कलर की हुआ करती थी, ब्लैक वाली हुआ करती थी, लेकिन आपके जो पेड़ के तने थे ना, इधर की जगह पर जो पेड़ के तने थे वो हल्के थे कलर में। क्या थे, हल्के, क्योंकि वहां पर क्या नहीं था, पॉल्यूशन नहीं था, प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं हुआ था, क्योंकि वहां पर कोई औद्योगिकरण नहीं था। ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री नहीं थी, तो क्योंकि इंडस्ट्री से क्या निकलता है, तरह तरीके का धुआं निकलता है जो कि पॉल्यूशन करता है। यहाँ पर कोई भी पहले क्या थी, इंडस्ट्री नहीं थी, तो आपके ये जो पेड़ों के तनों का कलर था वो लाइट था, और आपके जो ब्लैक मौत थी उनका शिकार शिकारी कर लेते थे। क्यों, क्योंकि ये जो सफेद वाली मौत थी ना, ये तो किसके साथ, लाइकेन के साथ छुप जाती थी। किसके साथ, लाइकेन के साथ छुप जाती थी। लाइकेन क्या होते हैं, ये आपके प्रदूषण के सूचक होते हैं कि जहां पे प्रदूषण होता है ना, वहां पे लाइकेन नहीं प्रेजेंट होते। तो ये सफेद वाली मौत क्या करती थी, औद्योगिकरण से पहले ये सफेद वाली मौत इन लाइकेन के साथ छुप जाती थी, और ये जो ब्लैक वाली मौत है इनको शिकारी शिकार करके ले जाते थे। ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गई, ये थी, लेकिन इनका शिकार ज्यादा होता था। कब, औद्योगिकरण से पहले। लेकिन जैसे ही आपका औद्योगिकरण हुआ, वहां पर इंडस्ट्रीज आई, तो क्या हुआ, इंडस्ट्रीज के आने की वजह से वहां पर पॉल्यूशन बढ़ा, प्रदूषण बढ़ा, जिसकी वजह से ये जो तने हैं उनका कलर गहरा हो गया। इनके कलर गहरे होने की वजह से अब लाइकेन्स तो यहां से चले गए। भाई लाइकेन तो प्रदूषण में रहते ही नहीं है, ठीक है, तभी तो वो प्रदूषण के सूचक हुए, इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन हुए। अब देखो यहाँ पर जैसे ही तनों का कलर गहरा हुआ, तो ये जो ब्लैक मॉथ थी ये तो तने में छुप जाती थी, भाई इनके कलर से इनको पहचाना ही नहीं जाता था शिकारियों के द्वारा। लेकिन बेचारी ये व्हाइट मॉथ थी ना, ये अलग से ही चमकती थी, तो इनका शिकारी क्या करते थे, शिकार करते थे। तो ये कब की बात है, ये है औद्योगिकीकरण के बाद की बात, कि जब इंडस्ट्री आई तो उसके बाद ये जो व्हाइट मॉथ है इनका शिकार ज्यादा हुआ, और इनका यहाँ पर ब्लैक मॉथ का शिकार ज्यादा हुआ। देखिए, श्वेत पंखों और काले पंखों वाले शलभों के वृक्ष के तने पर उनके चित्र दिए गए हैं। ये है प्रदूषण रहित, क्योंकि यहाँ पर क्या था, औद्योगिकरण नहीं था। यह है प्रदूषण क्षेत्रों में जहां पर औद्योगिकरण हो गया। तो ये क्या है, प्रकृति ने उनको सेलेक्ट किया जो भाई इसके अनुरूप ढल गए, और उनको भाई रिजेक्ट कर दिया जो उसके अकॉर्डिंग नहीं ढले। आई कि नहीं आई बात समझ में। यहाँ पर अपना ये वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अपन मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। यहाँ पर देखिए हमने आज क्या क्या पढ़ा, जो अपने सिद्धांत थे विकास के उनके बारे में पढ़ा, लेमार्किज्म के बारे में पढ़ा। लेमार्क के बाद भाई हमने क्या पढ़ा, डार्विन पढ़ा। डार्विन के बाद हमने देखा ह्यूगो डी ब्रीज का उत्परिवर्तन सिद्धांत, और चौथा हमने देखा आधुनिक सिद्धांत, और इसमें हमने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में भी पढ़ा। आई कि नहीं आई पूरी बात समझ में। तो आज की ये क्लास यही कंप्लीट, मिलेंगे अगली क्लास में आगे के टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।